रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के पोस्टुलेट्स के बारे में और साथ में स्कैटरिंग एंगल थीटा तथा इम्पैक्ट पैरामीटर बी में रिलेशन ड्राइव करेंगे। रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के जो मेन पोस्टुलेट्स हैं वो इस प्रकार हैं कि जो न्यूक्लियस होता है उसका साइज पॉइंट लाइक होता है। एटम में जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो उसके सेंटर पर बहुत ही छोटी सी जगह पर सेंटर्ड होता है, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। साथ में जो अल्फा पार्टिकल हैं उनका जो मास है वो गोल्ड न्यूक्लियस के कंपैरिजन में बहुत कम होता है, जिससे जब इनका इम्पैक्ट गोल्ड न्यूक्लियस से होता है अल्फा पार्टिकल का, तो गोल्ड के न्यूक्लियस की पोजीशन में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होता है। और जब अल्फा पार्टिकल हेवी न्यूक्लियस के पास में जाता है तो उस पर कूलाम फोर्स की वजह से प्रतिकर्षण लगता है और इसी प्रतिकर्षण के कारण अल्फा पार्टिकल का प्रकीर्णन होता है, उसकी स्कैटरिंग होती है। और जो एटम में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उनका इस स्कैटरिंग में योगदान जो है वो नगण्य होता है, बहुत ज़्यादा उनका कोई प्रभाव इस पे नहीं होता है। यह मान रहे हैं कि जो हेवी न्यूक्लियस है उसका एटॉमिक नंबर Z है, तो उस पर जो चार्ज की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी Z इंटू E। और जो अल्फा पार्टिकल है उस पर जो चार्ज होगा उसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2E। तो उस सिचुएशन में जो कूलाम का रिपल्सिव फोर्स होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE इंटू 2E डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। यहाँ R जो है अल्फा पार्टिकल और हेवी न्यूक्लियस के बीच की दूरी है। फोर्स जो है वो 1/r स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, जिससे अल्फा पार्टिकल का जो स्कैटरिंग पाथ होगा वो हाइपरबोलिक टाइप का होगा। उसका जो फोकस है वो हेवी न्यूक्लियस पर स्थित होगा। स्कैटरिंग एंगल मान लेते हैं यहाँ हमारे पास हेवी न्यूक्लियस स्थित है और एक अल्फा पार्टिकल यहाँ से आ रहा है इस तरफ से। तो यह पार्टिकल जैसे जैसे न्यूक्लियस के पास में आएगा रिपल्सिव फोर्स के कारण इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज होगी और मान लेते हैं कि फाइनली वो ऐसे चलने शुरू कर देता है। तो इनिशियल डायरेक्शन और फाइनल डायरेक्शन के बीच में जो एंगल होता है उसको स्कैटरिंग एंगल थीटा कहते हैं। तो जो स्कैटरिंग एंगल थीटा है वो जो इनिशियल अल्फा पार्टिकल की जो डायरेक्शन है और स्कैटरिंग के बाद के फाइनल जो डायरेक्शन है उन दोनों डायरेक्शन के बीच में जो एंगल बनता है उसे स्कैटरिंग एंगल कहते हैं। इम्पैक्ट पैरामीटर अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस में यदि कोई इंटरेक्शन नहीं हो तो अल्फा पार्टिकल सीधा ही इस डॉटेड लाइन के अलोंग जो है वो जाएगा। तो न्यूक्लियस से
अल्फा पार्टिकल की जो मिनिमम डिस्टेंस है, यदि उनमें कोई इंटरेक्शन नहीं हो तो उस सिचुएशन में जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस जो है वो इम्पैक्ट पैरामीटर कहलाती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस में कोई म्यूचुअल इंटरेक्शन नहीं है, तो अल्फा पार्टिकल की जो न्यूक्लियस से मिनिमम डिस्टेंस जिससे होकर वह गुजर रहा है, वो डिस्टेंस को हम इम्पैक्ट पैरामीटर b कहते हैं। इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं इसकी v1 है, तो उसका मोमेंटम अल्फा पार्टिकल का p1 होगा। फाइनल मोमेंटम हम p2 वेक्टर लेते हैं, और p1 और p2 के मध्य जो एंगल बनेगा डायरेक्शन की, वो एंगल थीटा होगा, जिसे स्कैटरिंग एंगल कहते हैं। यहाँ पर ये जो हेवी न्यूक्लियस है, इसे हमने स्टेबल माना है, स्थिर माना है, जिससे अल्फा कण की इनिशियल और फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी है वो समान होगी। उनके समान होने से यह जरूरी है कि P1 इक्वल टू P2 होगा मैग्नीट्यूड के अंदर। P1 का मैग्नीट्यूड और P2 का मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल होगा। इसे हम जो है वो m इंटू वी के इक्वल ले लेते हैं। डायरेक्शन डिफरेंट है, बट P1 और P2 की जो वैल्यू है वो समान है। m जो है वो अल्फा पार्टिकल का मास हो गया, और v जो है उसकी वेलोसिटी को, स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। P1 और P2 को वेक्टर रूप में रिप्रेजेंट करें तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो डेल्टा P वेक्टर, ये डायग्राम में दिखाया गया है उसके अनुसार होगा। ये एंगल थीटा है, तो हम ये वाला जो एंगल है वो θ/2 हो जाएगा। और इस एंगल की बात करें है, तो इस एंगल वैल्यू जो है वो पाई माइनस θ/2 हो जाएगी। इस प्रकार वेक्टर ट्रायंगल रूल के अनुसार डेल्टा P की जो वैल्यू होगी, डेल्टा P वेक्टर इक्वल टू P2 वेक्टर माइनस P1 वेक्टर, और डेल्टा P इक्वल टू P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस P1 P2 कोस थीटा होल अंडर रूट। P1 P2 इक्वल टू m इंटू वी है। यहाँ वैल्यू पुट करें और इसको सॉल्व करें तो m इंटू वी 1 माइनस कोस थीटा होल अंडर रूट, m इंटू वी 1 माइनस कोस थीटा हो जाता है 2 साइन स्क्वायर θ/2। तो डेल्टा P का जो मैग्नीट्यूड है वो हमें मिलेगा ट्वाइस mv साइन θ/2। क्योंकि मोमेंटम में चेंज हुआ है, इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ पर अल्फा पार्टिकल पर एक इम्पल्स लगेगा
तो उस इम्पल्स की जो वैल्यू होगी वो होगी एफ वेक्टर डी टी इंटीग्रेशन, और क्योंकि मैग्नीट्यूड चाह रहे हैं तो मैग्नीट्यूड इक्वल टू हमारे पास में एफ कोस फाई डी टी। यह इम्पल्स की वैल्यू होगी। यहाँ जो फाई है वो फोर्स और चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन के बीच में एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम लोग जानते हैं कि इम्पल्स जो होता है वो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है, तो इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डी टी इक्वल टू डेल्टा पी वेक्टर होगा। तो इम्पल्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो संवेग के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। एफ कोस फाई डी टी इंटीग्रेशन माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट, यहाँ इंटीग्रेशन लिमिट जो है वो टाइम के लिए है, और डेल्टा पी की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में ड्राइव कर चुके हैं, ट्वाइस एम वी साइन थीटा बाई 2। यहाँ पर जो लिमिट है वो टाइम के लिए है इंटीग्रेशन में, तो हम उनको चेंज करना चाहेंगे। तो हम ये भी जानते हैं कि डी टी इक्वल टू डी टी बाई डी फाई इंटू डी फाई लिखा जा सकता है, और डी फाई बाई डी टी जो होता है वो ओमेगा अल्फा पार्टिकल की जो है वो इंस्टेंटेनियस एंगुलर स्पीड को रिप्रेजेंट करता है, और जो फाई की जो यहाँ लिमिट होगी वो हो जाएगी माइनस पाई माइनस थीटा बाई 2 से लेकर प्लस पाई माइनस थीटा बाई 2 तक हो जाएगी। इस प्रकार यहाँ से हम कह सकते हैं कि 2 एम वी साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू एफ कोस फाई डी फाई बाई ओमेगा, और लिमिट जो है वो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगी माइनस पाई माइनस थीटा बाई 2 से लेकर पाई माइनस थीटा बाई 2 तक। फोर्स की वैल्यू हमें मालूम है ट्वाइस जेड ई स्केयर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्केयर, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के अनुसार यह भी हम जानते हैं कि m ओमेगा आर स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट होता है, और यह इनिशियल मोमेंटम एम वी बी के इक्वल होगा, तो जिससे ओमेगा की वैल्यू हमें मिल जाएगी वी बी बाई आर स्क्वायर। एफ और ओमेगा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दें तो हमारे पास वैल्यू बनती है ट्वाइस एम वी साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू माइनस पाई माइनस थीटा बाई 2 से लेकर पाई माइनस थीटा बाई 2 जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर बाई बी बी कोस फाई एंड डी फाई। आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 कैंसिल आउट होगा। इसको सॉल्व करें तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वायर बी साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई जेड ई स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस पाई माइनस थीटा बाई 2 से लेकर पाई माइनस थीटा बाई 2 तक
कोस फाई डी फाई। इंटीग्रेशन वाले पार्ट की जो वैल्यू हमारे पास जाएगी सॉल्व करने पर, वो हो जाएगी 2 कोस थीटा बाई 2। इसको और सॉल्व करें, 2 कोस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई जेड ई स्क्वेयर इंटू बी, और कोट थीटा बाई 2 इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई जेड ई स्क्वेयर इंटू हाफ एम वी स्क्वेयर इंटू बी। हाफ एम वी स्क्वेयर इंटू बी अल्फा पार्टिकल की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, काइनेटिक एनर्जी को। तो इसकी फॉर्म जो है वो इंटू ई इंटू बी कोट थीटा बाई 2। तो यह रिलेशन इम्पैक्ट पैरामीटर बी और स्कैटरिंग एंगल थीटा के बीच संबंध को रिप्रेजेंट करता है। और इससे हमें यह भी मालूम चलता है कि बी की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ थीटा की वैल्यू जो है वो कम होती है। और जब बी की वैल्यू 0 हो जाएगी तो थीटा की वैल्यू जो है वो पाई के इक्वल होगी। अल्फा पार्टिकल जो है वो वापस लौट जाएगा। इस प्रकार हम यहाँ ये देख सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल के लिए स्कैटरिंग एंगल थीटा और इम्पैक्ट पैरामीटर बी में क्या रिलेशन होगा, वो इस डायग्राम से भी हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये जो पहला या दूसरा या तीसरा अल्फा पार्टिकल के लिए हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू जो है वो बढ़ती जा रही है। तो इस सिचुएशन में जो पहली वाली सिचुएशन में है उसमें अल्फा पार्टिकल जो है ज़्यादा बड़े एंगल से स्कैटर होगा, दूसरे वाले में थोड़ा कम एंगल से स्कैटर होगा, और थर्ड वाले में और कम एंगल से स्कैटर्ड होगा। तो स्कैटरिंग एंगल की वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी जैसे जैसे इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू जो है वो बढ़ती जाएगी। इस प्रकार हमें रदरफोर्ड स्कैटरिंग वाले फार्मूले के लिए इम्पैक्ट पैरामीटर बी और स्कैटरिंग एंगल थीटा में रिलेशन प्राप्त होता है।